हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सामान्य प्रकृति वर्ग यानी इसे इंग्लिश में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हम व्यक्तियों के भार, ऊंचाई के मापदंड आदि का विवरण सतत रूप से कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं के संबंध में अनुमान लगाने के लिए सामान्य प्रकृति विवरण निर्देश यानी इंग्लिश में इसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली अगर हम आसान भाषा में समझे तो जब हमें कोई भी छात्र का विवरण या फिर उसकी आयु का पता, उसके भार का पता या ऊंचाई के मापदंड आदि का पता लगाना होता है तो उस जगह पर हम एनपीसी कर्व के माध्यम से उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी रूल्स भी हैं एंड इसको बनाने का तरीका भी अलग है। इसका चर्चा हम आगे वीडियो पे करेंगे तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसमें द्विपद विवरण में जब पी व क्यू का मान समान होता है तथा घातांक, ठीक है, इंग्लिश में इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, अत्यंत इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता है। जब सामान्य प्रकृति विवरण प्राप्त होता है या एक अखंडित सशर्त तथा सीमित विवरण है। आधुनिक सांख्यिकीय सामान्य प्रकृति विवरण का केंद्रीय स्थान है। सामान्य प्रकृति विवरण भी एक सैद्धांतिक विवरण है जो एन के अनंत की ओर अग्रसित होने के कारण इस विवरण का चित्र रेखा चित्रीय के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो हम इसका चित्र देख लेते हैं कि ये किस प्रकार दिखाई देता है। इसका जो चित्र है वो इस तरह से दिखाई देता है। अब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये इसको किसने बनाया था और यह किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, सामान्य प्रकृति वर्ग का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य प्रकृति वर्ग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वास्तव में सैद्धांतिक आदर्श यानी आइडल और गणितीय मैथमेटिकल वर्ग है। इसे सामान्य नॉर्मल कर्व या एनपीसी के नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका शॉर्ट फॉर्म एनपीसी है। सामान्य प्रकृति वर्ग को ज्ञात करने का श्रेय लंदन में रह रहे फ्रांसीसी शरणार्थी अब्राहम डी मोवाइवर को जाता है, जिन्होंने सन 1733 में इस वर्ग की गणितीय समीकरण प्रस्तुत की थी, ठीक है। परंतु इस वर्ग का व्यवहारिक उपयोग फ्रांसीसी गणित प्रियर साइमन जो मार्कुस तथा प्लास आदि में व्यवहारिक प्रयोग किया था इन पर, ठीक है। जर्मन खोल वैज्ञानिक कार्ल फ्रीड ग्रॉस ने 19वीं शताब्दी में इसे प्रारंभ किया। ग्रॉस ने पाया कि खोल विदों के द्वारा की जाने वाली अंकन त्रुटियां का विवरण सामान्य प्रकृति वर्ग के अनुरूप होता है तथा सामान्य प्रकृति वर्ग को द्विपद विवरण में आघातन एन को अनंत तक बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। उसके इस कार्य को इतनी ख्याति मिली कि सामान्यता प्रकृति वर्ग को ग्रासीन वर्ग या त्रुटियों का सामान्य वर्ग भी कहा जाने लगा। अच्छा, इसमें आप ये जान लीजिए कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली जो इसे नामों से जाना जाने लगा, सबसे पहले है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के माध्यम से इसे जाना जाने लगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और सेकंड हो गया आपका एनपीसी के थ्रू इसको जानना जाने लगा, एनपीसी के थ्रू इसे जाना जाने लगा, ठीक है। देखिए, एनपीसी के थ्रू इसे जाना जाने लगा। सेकंड नाम ये हो गया, एनपीसी हो गया। इसको सैद्धांतिक ट्यूटोरियल के नाम से भी जाना जाता था और फिर इसे गॉसरीन वर्ग के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ये जो तीन नाम है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आप कहीं भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे त्रुटियों का सामान्य वर्ग भी कहा जाने लगा। सामान्य प्रकृति वर्ग के व्यवहारिक उपयोग को ब्रिजलिम के एल्डोफिट क्यूर्सलेट के 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में अत्यधिक विस्तार दिया। उनका विचार था कि सामान्य प्रकृति वर्ग का प्रयोग मानव शास्त्र या मानवीय घटनाओं से संबंध स्थापित समस्याओं के अध्ययन में मॉडल के रूप में किया जाता था। उसका विश्वास था कि मापे जाने पर विभिन्न मानसिक तथा नैतिक गुण मेंटल एंड मॉरल स्टेट नामक प्रियता वर्ग के रूप में वितरित पाए जाएंगे। उनका यह विश्वास कालांतर में सिद्ध भी हुआ। कालांतर में जब विभिन्न मानसिक नैतिक गुणों का मापन संभव हुआ तब उनका विवरण सामान्य प्रकृति वर्ग के अनुरूप ही पाया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सर फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित अपने प्रयोगों में पाया कि उनके मानसिक व शारीरिक विशेषताओं के विवरण सामान्य प्रकृति वर्ग के समान होते हैं। वे प्राकृतिक घटनाओं में समानता प्रकृति वर्ग के उपयोग की संभावना से भी बहुत प्रभावित हुए। और फिर आता है गणितीय दृष्टि से सामान्य प्रकृति वर्ग का एक ऐसा द्विपद वर्ग है जिसमें घातांक n का मान अत्यंत तथा p व q के मान समान अर्थात 5 होता है। क्योंकि यह प्रकृति वर्ग सिद्धांतों पर आधारित है, इसीलिए इसे सामान्य प्रकृति वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसमें परिभाषा डी मोइवर के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण डी मोइवर वर्ग भी कहा जाने लगा। यानी सबसे पहले हुआ एनपीसी वर्ग, दूसरा हुआ हमारा दूसरा हमारा जो वर्ग कहा गया वो गाल्टन का गैसरीन वर्ग कहा गया और मोवाइवर ने, अब्राहम डी मोवाइवर ने इसे परिभाषित किया था, मतलब इस पर योगदान दिया तो डी मोवाइवर वर्ग भी कहा जाता है। इसे आधुनिक सांख्यिकी के सामान्य प्रकृति वर्ग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और यद्यपि
व्यवहार में सामान्य प्रकृता वर्ग की प्रति संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी चर पूर्ण रूप से सामान्य प्रकृता वर्ग के रूप में वितरित नहीं होता है। तथापि अवलोकित वर्गों की प्रवृत्ति सामान्य प्रकृता वर्ग के आकार को प्राप्त करने की नहीं होती है। जैसे जैसे n बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो p व q का मान जो रहता है वो समान रहता है। लेकिन ठीक है, तो ये हो गई इसकी हिस्ट्री। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें आप ये ध्यान रखिए कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को किन किन नामों से जाना गया और इसका जो गणितीय समीकरण प्रस्तुत कब हुआ था। ये मेन पॉइंट है। 1733 में इसका गणितीय समीकरण प्रस्तुत हुआ। एनपीसी वर्ग को इंग्लिश में इसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाता है। इसे थ्योरेटिकल आइडल भी कहते हैं और ये बेसिकली जो काम करता है वो व्यक्ति की ऊंचाई, लंबाई और व्यक्तियों के समूह या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ढूंढने का, खोज करने का काम इसमें करता है। इसको डी मोइवर वर्ग भी कहते हैं, गॉसलिन वर्ग भी कहते हैं, त्रुटियों का सामान्य वर्ग भी कहते हैं। तो इसका बेसिकली 5 नाम है, तो आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए। पूरी हिस्ट्री आपको याद हो जाएगी अगर आपने 5 नेम्स अच्छे से याद कर लिया एनपीसी को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके चित्र के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। सामान्य प्रकृता वर्ग की क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहली जो विशेषता है आकृति। सामान्यतः प्रकृता वर्ग यानी एनपीसी वास्तव में घंटाकार की होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना चित्र में, ये घंटाकार आकृति। अगर इसे उल्टा करके आप देखेंगे तो एक घंटी का शेप इसमें बनता है। ठीक है, एंड सेकेंड आती है गणितीय समीकरण। इसे गणितीय समीकरण भी कहा जाता है क्योंकि 1977 में इसका गणितीय समीकरण मोवाइवर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सामान्य प्रकृता वर्ग एनपीसी की गणितीय समीकरण निम्नलिखित है। ये आपको याद करना होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है y बराबर n/0 सिग्मा n और e की e माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 0 2, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, केंद्रीय मानों की समानता यानी सामान्य प्रकृता वर्ग एनपीसी में केंद्रीय प्रवृत्तियों के 3 मान अर्थात मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक यानी मीन, मोड और मीन, मीडियन, मोड समान होते हैं। ठीक है, उसमें बताया था ना कि P और Q का मान समान रहता है। तो इसमें जो अगर हम कोई भी विभिन्नता निकालते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता किसी बच्चे, किसी क्लास या फिर किसी भी अनग्रुप डेटा की निकालते हैं, तो उसमें हमारा मध्यांक, मध्यम और बहुलांक एक समान होता है। विषमता का गुणांक सामान्य प्रकृता वर्ग यानी एनपीसी कोटि अक्ष के सापेक्ष समर्थित होता है, जिसके कारण इसमें विषमता गुणांक का मान 0 होता है। ठीक है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि एस और के को किससे दर्शाया गया है, तो आप अच्छे से इसे नोट कर सकते हैं, से नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब 5वां आता है हमारा वक्रता गुणांक। सामान्य प्रवृत्ता वर्ग एनपीसी में बहुलांक चपटा ना होकर बहुत नुकीला होता है। आप देख रहे हैं ना कि ऊपर की ओर है या फिर नीचे की ओर नुकीला टाइप का है ना, औसत ऊंचाई वाला तक होता है। उसके लिए गुणांक जो हमारा होता है कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, उसका मान होता है वो 263 होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो आपका जो चित्र है वो गलत हो सकता है। अंतरस्पर्शी होता है यानी इसमें जो कि दोनों पॉइंट्स स्पर्श नहीं होते हैं, ये अंतरस्पर्शी होता है। अगर स्पर्श हो रहे हैं तो आपका जो वर्ग है वो गलत बना हुआ है। इसकी पहचान है, इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु यानी जो भी हमारा वर्ग बन रहा है उसमें जो भी सामान्य रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी। यानी इसमें जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना -10 वो आपके बराबर होने चाहिए और बीच की जो लंबाई होती है वो अलग होती है। लेकिन जो इधर उधर का होता है, साइड और लेफ्ट राइट का होता है, वो आपका समान होता है। अगर नहीं है तो आपका जो चित्र है वो गलत है। अब आता है चतुर्थांक के समान अंतर। सामान्य एनपीसी वर्ग के अंतर समान होता है, वही ऊपर वाली बात कही गई है इसमें भी। अब आता है चतुर्थांक विचलन का मानक विचलन में संबंध। सर्वोच्च कोटि का जो इसका जो हायर पॉइंट होता है यानी जो बीच की रेखा आपको दिख रही है उसका जो मान होता है वो 3989 होती है। तो ये काफ़ी पूछा जाता है ऑप्शनल में कि एनपीसी कर्व के उच्च कोटि की मान क्या होता है, तो उसमें काफ़ी ऑप्शंस दिए रहते हैं। 86, 89 ऐसे दिया रहता है, 86, 99 ऐसे दिया जाता है। तो आप 39 89 होता है इसका उच्च कोटि का जो मान होता है। ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए पूरा इसके बारे में विवरण दिया गया है कि किस तरह से इसका मान और मतलब कहाँ कहाँ पर इसका जो मान है और पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आप आसानी से इसे देखकर अपने चित्र को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा भाग कितने मान का होता है, तो ये सब डीपली इसमें दिया गया है। आप इसके सहायता से अपने
अपने जो चित्र को डिफाइन करना अच्छे से सीख सकते हैं। जो स्पष्ट किया गया है मध्याह्न का जो मान होता है वो 68.26 प्रताप का होता है, और जो मध्याह्न -2 के 20 के बीच में होता है वो 95.44% प्रताप होता है। ठीक है, तो ये पूरे मान जो है वो इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, के उपयोग जान लेते हैं कि जैसा कि स्पष्ट हो चुका है, शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि के अधिकांश चर समानता प्रकृता वर्ग के रूप में वितरित होते हैं। मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में समान प्रकृता वर्ग के प्रत्यय का अत्यंत महत्व है। अध्यापक गण सामान्य प्रकृता वर्ग का उपयोग अपनी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। यदि किसी भी चर या प्रतांकों के विवरण को सामान्य का वर्ग के रूप में स्वीकार किया जा सके तो उसे सामान्य प्रकृता वर्ग की सहायता से निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नंबर 1, किसी भी समूह में किसी भी दिए गए प्रतांकों में अधिक या कम अंक पाने वालों की छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी भी समूह में दिए गए दो प्रतांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी भी समूह में किसी विशेष स्थिति वाले छात्रों के प्रतांक सीमाएं ज्ञात करना, किसी भी प्रशिक्षण के विभिन्न प्रश्नों पर सापेक्ष कठिनाई का स्तर ज्ञात करना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका हुआ है, यानी इसके एनपीसी वर्ग की हिस्ट्री, एनपीसी वर्ग की भूमिका, एनपीसी वर्ग की विशेषताएं एंड एनपीसी वर्ग के यूजेस। तो अगर आप वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कुछ भी इशू है तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो इसका नोट भी मैं आपको पीडीएफ के जरिए आप तक पहुँचा सकती हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर भूलिएगा मत कि ठीक है।